नमस्कार। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बाय एजुकेशन डॉक्टर है। एमबीबीएस उन्होंने किया है और अपनी सेवाएं भी लोगों के इलाज करने में दिया हुआ है। बहुत काम इस क्षेत्र में किया है, लेकिन अब आईपीएस हैं। इलाज करना लेकिन आज भी नहीं भूले हैं। आज भी अपराधियों का भरपूर इलाज करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इरज राजा जी हैं, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस गाजीपुर है। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए। सर, ये जो ड्रेस है या आपका जो ड्रेस कोड है, ये जो वर्दी है, और जब आप सिविल ड्रेस में होते हैं और ये जो वर्दी में होते हैं, तो अंतर कुछ महसूस खुद करते हैं? देखिए, इसमें मतलब मुझे पर्सनली कोई अंतर नहीं महसूस होता ऐसा ख़ास, क्योंकि जिस तरह से आप वर्दी में हैं और क्योंकि हम सभी एक मानव हैं और सेम ही चीज़ है, आप वर्दी पहने या ना पहने, वर्दी पहनने पर भी मानवता होनी चाहिए और वर्दी ना हो तब भी मानवता होनी चाहिए, क्योंकि वर्दी हमेशा जीवन भर हमारे ऊपर नहीं रहेगी। एक समय हम सबको नौकरी से रिटायर होना है, तो मानवता का जो भाव है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो हर स्थिति में मैं प्रयास करता हूँ कि वो भाव रहे और उसी के अनुसार मैं जो भी कार्य करूँ उसके अनुसार ही करूँ। लेकिन सर, आपने तो अपने पिता का सपना ही तोड़ दिया। वो चाहते थे डॉक्टर बने, आप आईपीएस बन गए। नहीं, सपना दरअसल मेरे फादर का भी यही था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और मुझे आईपीएस बनना था। अब क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और मेरे परिवार में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तो ये हुआ कि क्योंकि नॉर्मली एक मध्यम वर्गीय परिवार में ऐसा होता है कि जब हम चीज़ें डिसाइड करते हैं तो परिवार बैठ के करता है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं बीटेक करूं मैथ्स लेके 11वीं-12वीं में, लेकिन घर वालों का सबका ये आकलन था कि मेरे चाचाओं का, मेरे पिताजी का, सबका कि मैथ्स मेरी थोड़ी कमज़ोर है। तो ये डिसाइड हुआ एक दिन होली से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम तभी हुए थे बोर्ड के, तो होली पर बैठ के ये डिसाइड हुआ कि इसको बायो दिलाते हैं। तो वो इस तरह से डायरेक्शन चेंज हुआ और फिर उसके बाद मैंने बायो लेके 12th किया था और उसके बाद मैंने फिर एमबीबीएस में सेलेक्ट किया। पिता खुश हैं या बहुत खुश हैं? नहीं, बिल्कुल सब परिवार बहुत खुश है, क्योंकि सबकी इच्छा यही थी कि एक बड़े स्तर पर समाज के लिए अगर काम करना है तो सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जब हम जिस परिवेश के हम लोग हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवेश के, तो वहाँ के लिए बहुत आवश्यक है कि एक ऐसी सर्विस हो जिसमें आपको जॉब सिक्योरिटी मिले और कहीं ना कहीं आप समाज में कुछ चेंज कर पाएँ और कुछ अपना योगदान दे पाएँ। तो उसी दिशा में काम किया और सबकी प्रेरणा से, मेरे दादी दादाजी, मेरे परिवार की प्रेरणा से, मेरे फादर मदर, और मेरा सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में। आईपीएस ही बनना था या जहन में कभी आईएएस भी रहा हो? नहीं, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा से आईपीएस ही था और मैंने 4 बार इंटरव्यू में अपीयर हुआ था, जिसमें एक बार 2015 के एग्ज़ाम में मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ था और मुझे आईआरटीएस मिला था। उसके अगले ही वर्ष फिर मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। सर, सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं में मार्क्स शेयर आप कर सकते हैं? हाँ, मार्क्स मेरे बहुत अच्छे नहीं थे। सीबीएसई 10वीं में मेरे मार्क्स केवल 71% थे, 71%। और फिर उसके बाद जो मेरा 12th बोर्ड है वो एएमयू बोर्ड से हुआ था और वहाँ पर मेरे मार्क्स केवल 69% थे। मैं कभी भी इस तरह के एग्ज़ाम्स में, रिटन एग्ज़ाम्स में नॉर्मली मेरा अच्छा नहीं रहा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैं ठीक ठाक परफॉर्म करता था हमेशा। युवा देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, 71-69% मार्क के साथ भी आप आईपीएस बन सकते हैं, बस लगन की जरूरत है। जी बिल्कुल। सर, आप एमबीबीएस पढ़ने मेरठ चले गए, गवर्नमेंट कॉलेज था या प्राइवेट? हाँ, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पहले यूपी सीपीएमटी एग्ज़ाम होता था, जो कि अब बाद में परिवर्तित होकर नीट होता है। तो पहले सभी एग्ज़ाम्स अलग अलग होते थे। तो जैसे यूपी सीपीएमटी होता था तो उसमें यूपी के जो मेडिकल कॉलेज थे, उस समय मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम थी। 2005 की बात है जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस समय केवल उत्तर प्रदेश सीपीएमटी के अंतर्गत केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे और केवल 629 सीटें हुआ करती थी। आज के समय में तो मेडिकल कॉलेज हर जनपद में खुल गया है और सीटों की संख्या भी काफ़ी है। तो यूपी सीपीएमटी से मेरा सिलेक्शन हुआ था इसमें, और उसके बाद मुझे लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है मेरठ में, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था और वहाँ से मैंने एमबीबीएस की। जो सर कोचिंग करने, नीट की तैयारी करने लोग जा रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ, देखिए जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, अब समय के साथ मतलब जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तब भी ये कहा जाता था कि पैटर्न बहुत चेंज हुआ है पहले से। तो पैटर्न हमेशा चेंज होगा, एक सतत प्रक्रिया है, होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में चेंज होता है, जो माहौल है, परिस्थितियाँ समय के साथ बदलती हैं, कई कई नई चीज़ें आती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10th और 12th में कैसा स्कोर किया था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिल्कुल एक अलग ही फील्ड है, जहाँ पर आप सिर्फ मेहनत से और अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आंसर करना है, किस तरीके से हमको सीखनी है, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं और ये हम लोग देखें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई बहुत हद तक मेरे अनुसार अलग है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हम थोड़ा मेहनत से और थोड़ा रेशनल होकर अगर हम पढ़ाई करें तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। आप भी सर पेरेंट हैं, आज की शिक्षा में माता पिता का कितना प्रेशर बच्चों पर होता है? देखिए, आज के समय में तो मैं कहूँगा प्रेशर कम हुआ है हमारे समय की अपेक्षा, और मैं तो चाहूँगा कि और प्रेशर कम हो और बच्चे अपने स्वतंत्रता से अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई, किताबी पढ़ाई, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। मेन ज़ोर होना चाहिए कि जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व करें, उनको फ्री थिंकिंग उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किताबों में बांध देंगे तो फ्री थिंकिंग रुक जाएगी। तो फ्री थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और फ्री थिंकिंग तभी होगी जब हम बच्चों को फ्री रखें, हर चीज़ में उसको क्वेरी करने के लिए हम लोग प्रेरित करें कि भाई मतलब कुछ भी दिख रहा है, ये मतलब ये लाइट यहाँ ऐसी क्यों है, ये लाइट पीली क्यों है, ये लाइट सफ़ेद क्यों है। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन लॉजिक है हर चीज़ में। चारों तरफ हमारे साइंस दिख रही है, ठीक है, हर चीज़ में लॉजिक है, कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के नहीं होती है। तो बिल्कुल जितना फ्री रहेंगे उतना बच्चे बेहतर सीखेंगे और समझेंगे, और उसी तरह से उनकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ के लिए होती है और आगे करियर के लिए रहती है वो रहेगी। सर, अभी आपने कहा कि पेरेंट्स को, गार्जियंस को कम प्रेशर करना चाहिए पढ़ाई के लिए, लेकिन आत्महत्या, देखिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, कोटा एक बड़ा एग्जाम्पल है, दिल्ली बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत सारे आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं। प्रेशर तो परिवार का ही होता हो। देखिए, प्रेशर परिवार का भी होता है। कई बार हम लोग जिसको कहा जाता है पढ़ाई में कि रियलिस्टिक गोल, हमेशा पढ़ाई में, लाइफ में, करियर में हमेशा हमको रियलिस्टिक गोल बनाने चाहिए। और कई बार क्या होता है कि गोल्स हम अनरियलिस्टिक बना लेते हैं। मतलब देखिए, हर बच्चे का अपना अलग अलग कैलिबर है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा MBBS या IIT में सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, सबका अपना अलग अलग कैलिबर है, सबकी अलग अलग पढ़ाई करने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। कोई बच्चा हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती अगर कहेंगे भाई तुम मैथ्स पढ़ो, बायो पढ़ो, तो वो हो सकता है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हमें, माता पिता का भी ये कार्य है कि बच्चों का सही आकलन करें, और बच्चों को, इसीलिए मैंने कहा कि फ्री थिंकिंग, फ्री विल, वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी स्वतंत्र छोड़ें कि वो अपने, मतलब वो क्या करना चाहते हैं। जब ऐसा होगा तो नो डाउट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम होंगी, और बहुत ज़्यादा प्रेशर इस बात का नहीं लेना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम में इसीलिए कंपटीशन कहा जा रहा है, कंपटीशन में हर कोई सिलेक्ट नहीं होगा, लिमिटेड सीट्स हैं, 50-50, 100-100 गुना लोग ज़्यादा बैठ रहे हैं सीट्स की अपेक्षा, ठीक है। फेलियर रेट ज़्यादा है, सक्सेस रेट बहुत ही कम है, मतलब डेसिमल्स में अगर हम जाएंगे वहाँ है। तो अगर हम बिल्कुल प्रेशर बना के पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सिलेक्शन का जो चांस है वो मैं कहूँगा कम ही होगा, और फेलियर होने की संभावना बढ़ेगी, और फेलियर होने की स्थिति में फिर उसको हम बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग पे लेंगे, जिसको बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। एक पार्ट है, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचना चाहिए हमको। सर, जैसा आप बता रहे हैं, अब आपका अगर मैं आशय निकालूँ तो एक गार्जियन को अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चों के संदर्भ में, लेकिन ऐसा लगता है कि कंट्रोल ज़्यादा दिखता है। नहीं, बिल्कुल, सबसे पहले तो पेरेंट्स को मतलब खुद को भी काउंसिल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हो सकता है जीवन में हम कुछ चीज़ ना अचीव कर पाए, हमारी इच्छा रही हो, तो हम वो अपने बच्चों पर थोप देते हैं, ठीक है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। बच्चे वही कार्य करें जिसकी उनकी, और आज के समय में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर चीज़, वो पुराना समय नहीं रहा कि हम कोई चीज़ रट्टा मार के एग्ज़ाम निकालना और सब चीज़ें करना। आजकल बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हर चीज़ में आते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आपके तभी क्लियर होंगे जब आप मन से पढ़ाई करेंगे, मन से चीज़ों को समझेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि सभी अपना
स्वतंत्र दिमाग से चीज़ें करें। माता पिता को ही बहुत ज़रूरी है कि वो पहले स्वयं अपनी जो उन्होंने बेंचमार्क बना रखे हैं अपने बच्चे के लिए, उनको सही तरीके से रीडिफाइन करें और उसी के अनुसार फिर बच्चे को उसके अनुसार ढालें। सर कब लगा आपको कि आपको आईपीएस बनना है? घर से दबाव था आपके लिए भी, जैसा हम लोग काउंसलिंग की बात कर रहे थे, या कैसे लगा? नहीं, घर से मेरे कोई मतलब इस तरह की बातें तो होती थी, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया कि हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार में हमेशा ये डिस्कशन तो होता है कि क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इस देश में नौकरी में यही मानी जाती है कि आईएएस आईपीएस बनना या सिविल सर्विसेज में जाना। तो ये तो बिल्कुल था ही, और सबकी अपेक्षा भी होती है कि बच्चा अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो उससे और अपेक्षा बढ़ जाती है कि हाँ ये तो इस डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन तो मिलता है नो डाउट माता पिता से। लेकिन ये है कि कोई भी दबाव नहीं था, और मुझे आईपीएस में जाना ये इच्छा मेरी एक तरह से स्कूली पढ़ाई के दौरान ही शुरुआत में हो गई थी। एक स्कूल में अलीगढ़ में पढ़ता था, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल नाम है, उस स्कूल की यूनिफॉर्म ही खाकी थी। तो और मेरे फादर की पोस्टिंग जो आप लोग जानते होंगे प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, जिसको पीएससी कहा जाता है। तो पीएससी की यूनिट्स कई कई जगह होती हैं, बटालियंस होती हैं उनकी। तो वहाँ पापा की पोस्टिंग थी एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो वहीं पर पुलिस से बहुत इंटरेक्शन रहा बचपन में, लगभग 4-4.5 साल पापा की पोस्टिंग रही। तो वहाँ पर कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स भी अलग अलग समय पर नियुक्त हुए। तो वहीं से देख के हम मन किया कि पुलिस की नौकरी में जाना चाहिए, और अंततः मैं आ गया। सर आप सरकारी डॉक्टर हो गए थे, जब लगा कि पैरों पर आप खड़े हो गए हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उसके बाद आपने तैयारी शुरू की, क्या था? देखिए एमबीबीएस करने के बाद फ़ौरन बाद मेरा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयन हो गया था, और मैं मेडिकल ऑफिसर बिजनौर में नियुक्त हुआ था। तो तभी से मैंने तैयारी भी, क्योंकि पहले से दिमाग में था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो तैयारी उसके पैरेलल चलती थी। और बीच बीच में मेंस से पहले कुछ दिन छुट्टियां लेके फिर मैं मेंस की तैयारी करता था स्पेसिफिकली। तो इस तरह से मेरी तैयारी रही, और मेडिकल सर्विसेज एक मिलने के कारण ये फ़ायदा हुआ कि जो एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चीज़ें होती हैं कि इनसिक्योरिटी का भाव, वो नहीं था, क्योंकि एक अच्छी सर्विस थी, वहाँ भी सेवा करने का अवसर था, अच्छी सैलरी भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स को दे रही है, अच्छी सुविधाएं भी, अब तो हम देखेंगे और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं। तो अच्छा था वो भी, लेकिन हमेशा बैक ऑफ द माइंड यही था कि सिविल सर्विसेज में स्पेशली आईपीएस में जाना है। यूपीएससी के चौथे अटेम्प्ट में आप आईपीएस बने, इससे पहले मेंस इंटरव्यू तक आप पहुंचे थे? हाँ, मैं 4 इंटरव्यू मैंने दिए हैं, और 2 बार इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल, लेकिन उसके बाद 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें पहले मैं रेलवे में आईआरटीएस बना था 2015 एग्ज़ाम से, और 2016 से आईपीएस। 2020 में एएसपी मेरठ आप हो गए थे जी। ऐसी कोई घटना जो खुद को आपको हिला गई हो? देखिए मेरठ में मेरा कार्यकाल छोटा रहा था, 4 महीने का, लेकिन फिरोज़ाबाद में उससे पहले मैं एएसपी था। तो वहाँ पर फिरोज़ाबाद में सीएनआरसी को लेके विवाद हुआ था, और उस दौरान मतलब काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली थी कि इस तरह के विवाद को हम समय रहते कैसे सुलझा सकते हैं, या इस तरह की घटना हो जाए तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और कई दिन तक समस्या बनी रही थी, और उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो ये मेरे लिए जब फिरोज़ाबाद में एएसपी था, इसके अलावा भी और भी कई घटनाएँ हुई, और काफ़ी चैलेंजिंग घटनाएँ थीं। एक अज्ञात शव हमको फिरोज़ाबाद में मिला था, तो जिसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने अल्प समय में उसको आइडेंटिफाई करके, जो एक्यूज़ थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना थी, वो खुली थी। तो इस तरह की घटनाएं मतलब हर पोजीशन पे कहीं ना कहीं मैंने फेस की है। मेरठ में तो सर आपने पढ़ाई भी की है जी। तो इसका फ़ायदा मिला आपको आपके जब आप एएसपी थे? हाँ नहीं, बिल्कुल। चीज़ें दरअसल आप कहीं रहते हो, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश कार्टर में तो इस चीज़ का भी फ़ायदा होता है कि हम लोग भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित होते हैं, तो नौकरी करने में कहीं ना कहीं आसानी रहती है। और अगर आप कहीं उसी जगह पर रहे हों तो के लिए बहुत आसानी रहती है चीज़ों को समझने में और डिसीजन लेने में, और जल्दी हम लोग अच्छा डिसीजन पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। छात्र जीवन में जब व्यक्ति होता है तो बड़ा आसान होता है जो ज़मीन पर हम देखते हैं उसको आकलन कर पाना, तो इसका भी लाभ मिला आपको? नहीं, बिल्कुल। वहाँ पर दरअसल काफ़ी
देखें मेडिकल फ्रेटर्निटी में तो बहुत सारे लोग जानने वाले थे ही, डॉक्टर्स भी जानने वाले थे मेडिकल, तो पुलिस का और डॉक्टर्स का हमेशा से एक कोऑर्डिनेशन रहता है, तो उस सब चीज़ों में भी हमको बहुत लाभ होता था। और चीज़ें क्योंकि जानते थे, वहाँ पर सब भौगोलिक परिस्थितियाँ पता थी, ठीक है। एक मैं ASP कैंट था, उस एरिया को ऑलरेडी मेरे द्वारा 5 साल MBBS के दौरान काफ़ी हम लोग घूमने जाते थे, तो सब देखा हुआ था, तो इसीलिए चीज़ें हैंडल करने में, मैनेज करने में आसानी होती है। गाज़ियाबाद में आप SPRA रहे 2021 में जी। कैसा लगा गाज़ियाबाद आपको? गाज़ियाबाद एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लगभग 25 महीने मैं वहाँ पर रहा, जिसमें 24 महीने एज SP रूरल रहा था, फिर उसके बाद कमिश्नरेट बन गया था, तो मैं DCP रूरल भी वहाँ पर लगभग 40-45 दिन रहा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। गाज़ियाबाद एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, साथ के साथ वहाँ ग्रामीण परिवेश भी अभी काफ़ी है, और हर एरिया अपने आप में चैलेंजिंग है। और देहात, अपराध भी सर ठीक ठाक है वहाँ? बिल्कुल, अपराध भी काफ़ी था, जिसको मैं कहूँगा, लेकिन कि अपराध धीरे धीरे जो ज़बरदस्त उसमें कमी आई, और कहीं ना कहीं जो शासन की जो मंशा है कि अपराधियों पे कठोर कार्रवाई, उसके कारण मैं कहूँगा गाज़ियाबाद जैसे जनपद में भी, जहाँ पर एक समय बहुत अपराध होता था, आज वहाँ पर बहुत कम अपराध है। मूवी बन गई सर जिला गाज़ियाबाद पे? हाँ, इस अपराध पे ये जिला गाज़ियाबाद एक 90s के समय में वहाँ पर कुछ इवेंट्स ऐसे हुए थे जिसको लेकर वो मूवी बनी थी। और मैं ये लोनी क्षेत्र में की ये मूवी थी, और मैं लोनी क्षेत्र मेरे ही अंडर में आता था, तो एक बहुत चैलेंजिंग था। वहाँ पर दिल्ली बॉर्डर हमारा लगता है बहुत बड़ा, और आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसको मतलब कोरोना का भी समय था सर? हाँ, कोरोना के समय में भी मैं वहीं पे था गाज़ियाबाद में, और 3-4 महीना वो काफ़ी टफ रहा था। और पुलिस ने वहाँ पर कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रेशर में रहते हुए इतना अच्छा काम किया। जिन लोगों के पास कोई नहीं था, अपने परिजन नहीं थे, उसको हमारी पुलिस ने जो सहारा दिया, उनकी जो मदद की। कई ऐसे थे जो परिस्थितिवश नहीं आना चाह रहे थे या आ नहीं पा रहे थे, कई सारे लोगों के बच्चे वगैरह, उनकी मृत्यु होने की स्थिति में या उनके इलाज के लिए पुलिस हमेशा उपलब्ध थी। और अगर किसी की मृत्यु हो गई दुखद कोरोना के कारण, तो पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार क्रिया भी पुलिस ने की। तो पुलिस वहाँ उस समय हर भूमिका में थी। पुलिस स्वास्थ्य लाभ के लिए भी मेहनत कर रही थी, पुलिस किसी के साथ कुछ घटना हो जा रही थी तो उसमें भी एज ए परिवार के जो लोग काम करते हैं वो लोग हम कर रहे थे उस समय। आप जौलौन में फिर आ गए, 1 साल SP रहे जौलौन में, वहाँ पर खनन माफिया हो गए, शराब माफिया हो गए, इस पर आपने नकेल कसा, एक सिपाही की हत्या भी हो गई, तो क्या था वो पूरा मामला? देखिए, जालौन में मैं 18 महीने रहा। मेरी पहली पोस्टिंग इंडिपेंडेंट थी एज पुलिस अधीक्षक जालौन, और बहुत अच्छा कार्यकाल मेरा वहाँ पर रहा। पहला जिला था तो उसके हिसाब से चीज़ें समझना और बहुत इम्पोर्टेंट था। और खनन प्रभावित जिला है, काफ़ी भारी मात्रा में खनन होता है वहाँ पर, और मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। तो उसमें बहुत ज़रूरी था कि हम जो अवैध खनन हो रहा है, क्योंकि शासन की मंशा भी यही था किसी प्रकार से अवैध खनन रोकना है और इस तरह के माफियाओं पे कार्रवाई करनी है। तो बिल्कुल शासन के मंशा के अनुरूप बहुत सपोर्ट भी मिला गवर्नमेंट का इस सब चीज़ों में, अधिकारियों का हमारे, और हम लोगों ने उसको काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में सफल रहे, और बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी खनन माफियाओं के विरुद्ध की गई। और मैं कहूँगा कि बहुत हद तक जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं लोग, उनके क्रियाकलाप में कमी आई, और कार्रवाइयों के कारण एक डर और भय उन लोगों के अंदर गया कि कोई भी गलत कार्रवाई करेंगे तो सरकार और पुलिस आप पर कठोर कार्रवाई करेगी। सर, ये गाजीपुर जनपद की सीमा बिहार से लगी है। शराब माफिया और खनन माफिया यहाँ भी खूब सक्रिय हैं। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से आप यहाँ हैं, कितनी कार्रवाई हुई, कुछ अगर बताना आप चाहें तो? कि यहाँ पर क्योंकि बिहार से सटा हुआ है तो शराब माफिया और उसके अतिरिक्त हमारी शराब की तस्करी और इवन ड्रग्स की भी तस्करी का एक ही रूट ट्रेडिशनल बहुत समय से रहा है, और इसके अलावा गौ तस्करी का भी ये रहा है। लेकिन जो कार्रवाइयाँ मुझसे पूर्व में भी और यहाँ पर मेरे आने के बाद भी हमारी टीम के द्वारा की गई, उससे इस सब में बहुत भारी कमी आई है, और बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी इसमें हुई हैं। जैसे कि एक पिछले वर्ष मेरे जस्ट ज्वाइन करने के बाद एक घटना हुई थी जिसमें RPF के 2 जवानों की शराब तस्करों के द्वारा ट्रेन से फेंक कर हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण में हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी, और जनपद पुलिस एवं STF के सहयोग से बहुत अच्छी उसमें कार्रवाइयाँ हुई, और उसमें कई अपराधी पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किए गए थे, एवं एक अपराधी जो उसमें मुख्य था वो जब उसको रोकने का प्रयास किया गया था
तो उसके साथ भी पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें वो घायल हुआ था एवं उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी, इस कारण से यहाँ पर काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों पर अंकुश लगाने में सफल रहे। देश में कोई ऐसा विभाग या मंत्रालय नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो रहा हो। पुलिस विभाग का कोई भ्रष्टाचार सुनने को नहीं मिलता। इतना साफ सुथरा विभाग है या भ्रष्टाचार का पैटर्न कोई दूसरा है? देखिए, भ्रष्टाचार को हम लोग ये कह सकते हैं कि हम जितना मिनिमम कर सकते हैं वो हमारा उद्देश्य होता है। तो इसमें एक सिस्टमेटिक हम लोग को प्रक्रिया बनानी पड़ती है, पारदर्शी सिस्टम बनाना पड़ता है। जो मैं कहूँगा शासन के द्वारा लगातार उस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है और उसको और अच्छा किया जा रहा है, जिस कारण से काफ़ी हद तक, क्योंकि हम लोग भी इस नौकरी में आने से पहले हम लोग भी आम नागरिक थे, हम लोग भी ऑफिसेज़ वगैरह में जाते थे, चीज़ें देखते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब से हम लोग आए हैं, सिस्टम का हिस्सा भी बने हैं और हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं कि काफ़ी हद तक उन चीज़ों में, गलत चीज़ों में कमी आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ भी हो रही है और सिस्टम को इतना पारदर्शी बनाया जा रहा है, चाहे वो जन सुनवाई हो, चाहे विवेचना हो, कुछ भी हो, कि इन चीज़ों पर ये तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% हम नियंत्रण लगा पाए हैं, लेकिन कंट्रोल इतना कर लिया है कि जिससे आम नागरिक को जितनी मिनिमम समस्याएं मतलब उनके निदान हो सके मैक्सिमम, वो हम लोग कर रहे हैं। और जो भी इस तरह के लोग होते हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे किसी अन्य विभाग में हो, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। विभिन्न लोगों को आप जानते होंगे ट्रैप भी किया जाता है। और तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जितना मिनिमम हो सके, बिल्कुल ख़त्म करना ही हमारा उद्देश्य है, कि 0% करप्शन ही उद्देश्य है। उसमें लगातार सरकार भी काम कर रही है और हम लोग सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं विभिन्न जनपदों में। तो हम लोग का भी कार्य बिल्कुल यही है कि हम लोग जितने अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश बना सकें और हम लोग अपना योगदान उसमें दे सकें। शुरू में अंकित जी ने चर्चा की वर्दी की। इस वर्दी का खौफ सर इतना है कि बेगुनाह व्यक्ति भी अगर सामने पड़ जाए तो डर से या तो छिप जाता है। वर्दी वाला व्यक्ति किसी का दरवाज़ा खटखटा दे तो पड़ोसी शक की नज़र से उसे देखने लगता है। किसी चाय की टपरी पर किसी वर्दी वाले से कोई हाथ मिला ले तो उसे दलाल या भ्रष्टाचार समझा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, जो ब्रिटिश काल में पुलिस की स्थापना हुई थी, तो वो जो चीज़ें चली आ रही थी काफ़ी आगे भी आने वाले समय में कंटिन्यू की, और जिसको धीरे धीरे मैं कहूँगा उसमें काफ़ी सुधार उसमें आया है। और अब पुलिस जो है, पहले मित्र की भूमिका में अब पुलिस ज़्यादा है और हम धीरे धीरे उसको और चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मेन चीज़ें जो हैं, जिसको हम 3 बिंदु किसी भी उसके होते हैं, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। तो इसके लिए हम लोग काउंसलिंग और ये सब चीज़ें जो पुलिस में स्थापित हुई हैं, इनका उद्देश्य ही यही है कि हम लोग, जो शरीफ व्यक्ति है, जो गलत नहीं कर रहा है, वो किसी प्रकार से ना डरे। हम विभिन्न अभियान भी चलाते हैं और ख़ुद इंटरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें विभिन्न चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया प्रेजेंस और वो सब, ताकि लोग हमसे बेझिझक खुल के अपनी बात कर सकें। और जो बिल्कुल अपराधी तत्व हैं, बदमाश तत्व हैं, उनको मैं कहूँगा बिल्कुल वर्दी का भय होना चाहिए, उनको डर भी होना चाहिए कि अगर आप कुछ करेंगे गलत, किसी के साथ गलत करेंगे, तो ये वर्दी हमेशा बीच में खड़ी आप लोग पाएंगे और आप पर कठोर कार्रवाई होगी। सर, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नवरात्र का ये समय है, और नवरात्र के समय में हम जो है महिलाओं की बात ना करें, चर्चा ना करें तो अधूरा सा होगा। मिशन शक्ति का आपने भी जिक्र किया, मिशन शक्ति 5.0 क्या है सर ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, अभी 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति का फॉर्मल उद्घाटन किया गया था वर्चुअल रूप से लखनऊ से। इसमें ये बता दूं, मिशन शक्ति 2020 में स्टार्ट हुआ था और जब मैं ASP था तब मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी। और मैं खुद कहूँगा कि एक्चुअल में मिशन शक्ति के कारण महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के एम्पावरमेंट में ज़बरदस्त चेंज पिछले 5-6 वर्षों में आया है। महिलाएं अपने कानूनों को, अपने अधिकारों को बहुत बेहतर समझ पाई हैं और जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे उन पर कार्रवाइयाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी महिला संबंधी अपराधों में हम लोग का कन्विक्शन रेट, सज़ा का रेट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये पूरे देश में हम लोग अग्रणी हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश इस समय जो महिला संबंधी अन्य अपराधों में भी, लेकिन स्पेशली क्योंकि मिशन शक्ति है तो मैं उसका उल्लेख करूँगा कि जो महिला संबंधी अपराधों में कन्विक्शन हम लोग का बहुत अच्छा हो गया है। इवन हम लोगों ने हमारे जनपद में ही पिछले कुछ समय में कई बड़ी बड़ी सज़ा कराई है। एक सज़ा तो केवल मात्र 50 दिन में
हम लोग कराने में सफल रहे थे। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसको प्रभावी पैरवी करते हुए मात्र 50 दिन में हम लोगों ने सज़ा कराई थी। महिला सुरक्षा के लिए सर गाजीपुर में किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न चीज़ें चल रही हैं। जो दिशा निर्देश आए हैं उनका तो अनुपालन करवाया ही जा रहा है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। उस मिशन शक्ति, जैसे पूर्व में जानते होंगे महिला हेल्प डेस्क होता था, तो महिला हेल्प डेस्क तो रहेगा ही, लेकिन उसको एक उच्चीकृत कर दिया गया। महिला हेल्प डेस्क मिशन शक्ति केंद्र के अंतर्गत काम करेगा। अपडेट कर दिया गया। हाँ, उसको अपडेट कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल की इनमें नियुक्ति की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि महिला जो भी आए उसकी समस्या का समाधान, हर चीज़ उनका मतलब चाहे कानूनी कार्रवाई चाहिए हो, मेडिकल करवाना हो, काउंसलिंग करवानी हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, ये मिशन शक्ति केंद्र इसका एक वो बनेगा, जनक बनेगा कि हम लोग एक माध्यम है जिससे हम ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। विभिन्न योजनाओं का महिलाओं को लाभ दिलवाना, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं उनका लाभ दिलवाना, ये सब मिशन शक्ति केंद्र करेगा। इसके अलावा एंटी रोमियो, ताकि शोहदे और बदमाश किस्म के जो लड़के हैं उन पर कार्रवाई कर सकें, वो हमारी टीम लगातार सक्रिय हमारी रहती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंटी रोमियो सर स्क्वाड जो है वो है संचालित होता है अभी, या बंद हो गया? एंटी रोमियो है। एंटी रोमियो नॉर्मली सुबह स्कूल कॉलेज के समय, दोपहर को जब छूटने के समय और शाम को व्यस्त मार्केट में पुलिस की गाड़ियां घूमती हैं। इसमें महिला पुलिस बल एवं पुरुष पुलिस बल होता है। उसका उद्देश्य है कि ऐसे स्थानों पर जाएं जहाँ पर ये बदमाश किस्म के लड़के अगर कोई महिलाओं को, बच्चियों को परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लड़कों पर कठोर। पार्कों में भी उस तरह की कार्रवाई होती है जो शुरू में जब ये एंटी रोमियो स्क्वाड बना? देखिए, वो मोरल पुलिसिंग पुलिस का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं अपने हिसाब से कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ कहना मतलब गलत है कि किसी को अगर कोई सहमति से कोई लड़का लड़की, महिला पुरुष आए हैं तो उनको परेशान ना किया जाए। और ये मिशन शक्ति में स्पष्ट दिशा निर्देश भी है कि हमारा काम मोरल पुलिसिंग नहीं है। हाँ, कोई असहमति से और कोई किसी तरह से बच्चियों को, महिलाओं को परेशान करना है तो ऐसे शोधों को ज़रूर चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी, ये हमारा उद्देश्य है। सर, महिला मिशन शक्ति का आप जिक्र कर रहे थे, एक अच्छा कार्यक्रम है, आपने भी उसके बारे में बहुत डिटेलिंग में बताया, लेकिन इन सब के बावजूद देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि बढ़ने वाली जो बात है, दरअसल हुआ क्या है कि समय के साथ महिलाओं में जागरूकता बहुत आई है। उसके लिए सरकार ने बहुत काम किया है, पुलिस ने बहुत काम किया है। तो वो जागरूकता जो है, जो कई बार हमें दिखता है कि रजिस्ट्रेशन बढ़ा है FIR का, ठीक है। मैं ये कहूँगा FIR लिखाना बहुत आसान है। FIR नॉर्मली हर क्राइम की हम लोग बहुत इजीली लिखवा रहे हैं, ठीक है। जो भी होता है उस व्यक्ति की FIR थाने पे लिखी जाती है। इसके अलावा जो महिला संबंधी अपराध है, अवेयरनेस के कारण महिलाओं को पता है उनका अधिकार क्या है, उनके साथ क्या गलत हुआ है। तो पहले लोग हिचकिचाते थे, समाज के भय से नहीं आते थे, लेकिन अब वो लोग खुल के आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, खुल के हम लोग के सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं कि उनके साथ ये घटना हुई है ऐसे। तो वो FIRs लिखी जा रही हैं। तो एक बार को ये लग सकता है देखने से, अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा में जाएंगे, कि शायद कोई अपराध बढ़ गया, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी गाज़ीपुर में हूँ, तो मैं पिछले तीन वर्ष का डेटा मैंने एनालाइज़ किया, तो उसमें बलात्कार में और अन्य महिला संबंधी अपराधों में कमी, मतलब ठीक ठाक कमी पिछले वर्षों की अपेक्षा आई है। तो एक तरफ हम रजिस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कमी आ रही है तो वाकई NCRB की रिपोर्ट भी सर यही कहती है कि लगभग हर साल 4 से 5% जो है वो क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, वही जो मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन बहुत इजीली हो रहा है, ठीक है। पुलिस को पहले रजिस्टर्ड नहीं होते थे केस। पुलिस बल बढ़ गया है, पुलिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी 60,000 लोगों की नियुक्ति फिर से हुई है, ठीक है। अभी और सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति होनी जा रही है। तो पुलिस बल क्योंकि बढ़ गया है, पुलिस बढ़ गई है, संसाधन हमारे पास बहुत हो गए हैं। और सरकार का भी उद्देश्य यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि किसी भी व्यक्ति का प्रकरण सही हो, तत्काल उसकी FIR पंजीकृत करके उसके पक्ष में कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इस कारण से रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे ही जनपद में रजिस्ट्रेशन मैं कहूँगा 40% बढ़ा हुआ है पिछले 2-3 वर्षों की अपेक्षा। वो इसलिए क्योंकि हम किसी को FIR लिखने से रोक नहीं रहे हैं, ठीक है। सबको हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि भाई ये घटना, क्योंकि जब तक हम किसी घटना को रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसको रजिस्टर किए बिना हम कार्रवाई कैसे कर पाएंगे, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। सेक्सुअल असॉल्ट के केस होते हैं, हरासमेंट के केस होते हैं, उसमें परिवार बहुत निकल के नहीं आता है। पुलिस
अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रही है, जैसा आप बता भी रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इसलिए वो नंबर ऑफ़ केसेस दिख रहे हैं। लेकिन सर परिवार जब निकल कर नहीं आता है ऐसे केसेस में, हरासमेंट असॉल्ट से केसेस में, तो फिर उनसे किस तरह की वार्ता या कैसे वार्ता कर पाते हैं कि केस रजिस्टर करिए तो हम सबसे कार्रवाई इम्पोर्टेंट करें? काउंसलिंग होता है। क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ समय के साथ बहुत चेंज हुई है। अब लोग खुल के इन पर बात करते हैं। अगर हम देखेंगे कि जो मेनली बच्चियों के साथ अपराध हैं, दुष्कर्म या छेड़खानी के, अधिकतर अपराध ऐसे हैं जो कि पारिवारिक लोगों के द्वारा या फिर जानने वाले लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ख़राब सत्य है। और कि अधिकतर केस जो हम लोग भी देखते हैं कि दुष्कर्म की घटना किसी बच्ची के साथ हुई तो वो कोई ना कोई पड़ोसी, जानने वाला, कोई रिश्तेदार, इस तरह के लोगों के द्वारा ऐसी घटना कारित की जाती है। तो पहले एक वो था कि खुल के लोग नहीं आते थे, लेकिन अब मैं कहूँगा कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ तो इस तरह की किसी प्रकार की समस्या नहीं रह गई है। इवन रूरल एरियाज़ में भी धीरे धीरे लोगों को जागरूकता बढ़ रही है और लोग आ रहे हैं। और मिशन शक्ति का उद्देश्य ही एक्चुअल में यही है। अगर हम देखें मिशन शक्ति की जो पूरी गाइडलाइन SOP जो आई है, उसमें यही लिखा हुआ है कि कोई महिला जब थाने पर आए तो हमें उसके आने से लेकर उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करने तक किन किन चीज़ों का हमें पालन करना है, किस तरह से महिला को आए उसको कंफर्टेबल करके बैठाना है। क्योंकि महिला ऑलरेडी एक अवसाद में है कि उसके साथ कोई घटना हुई है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा व्यवहार करें। अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, तो फिर लोगों का मन भटकता है और फिर वो आने से बचते हैं। तो इसका उद्देश्य ही इसका यही है कि हम अच्छा व्यवहार करें, प्यार से सबसे बात करें, उनको समझाएं कि आपके साथ ये अपराध हुआ है, आप ये चीज़ें उसमें कर सकते हैं और प्रक्रिया उसकी ये रहेगी। और उसके बाद जो लाभ हैं, जो भी चीज़ें होनी है, वो हमारे स्तर से हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम फैसिलिटेटर की भूमिका में रहेंगे हमेशा। स्कूल कॉलेजों में बच्चों में हिंसा बढ़ रही है। हाल में ही गाजीपुर के एक निजी विद्यालय में हत्या तक हो गई। इस क्षेत्र में पुलिस कुछ इसमें हम लोग काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। दरअसल क्या है, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों का इसमें बहुत रोल है। ठीक है, कई बार सोशल मीडिया से और मूवीज़ वगैरह देख के इस तरह की हिंसात्मक भावना आती है। इसमें एक तो रोल स्कूलों के साथ साथ पेरेंट्स का ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में बच्चा 6-7 घंटा रहता है। तो स्कूल का तो रोल है ही कि वो बच्चों को ऑब्ज़र्व करे, उनका इरेगुलर बिहेवियर कुछ है उसको ऑब्ज़र्व करे। इवन साइको एनालिसिस बच्चों का रेगुलर होना चाहिए। जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके थ्रू भी बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा माँ बाप का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप बच्चों को समय दें। उनका थोड़ा समय भी माँ और बाप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। बच्चों से ज़रूर पूछें कि बेटा आपने दिन भर क्या किया आज, क्योंकि कई बार हम लोग समय नहीं दे पाते हैं विभिन्न चीज़ों के कारण, व्यस्तता के कारण, इन चीज़ों के कारण। उसी कारण से बच्चे फिर दूसरे मीडियम ढूंढ लेते हैं अपना एंटरटेनमेंट के या घूमने फिरने के, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमेंगे। तो वहीं पर कुछ लोग गलत भी होते हैं समाज में, तो वो गलत चीज़ें भी उन्हीं के द्वारा सीखते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसका हम बचाव यही है कि हम अधिक से अधिक बच्चों से बात करें। पेरेंट्स की मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। स्कूल की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि पहले वो अपने बच्चों से प्रॉपर उनसे बात करें, उनको समझें, उनकी भावनाएं समझें। अगर उनको लगता है उनके बिहेवियर में कुछ चेंज है या कुछ चीज़ गलत वो लोग नोटिस कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया ज़रूर मॉनिटर करें। सोशल मीडिया पे वो क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, इसको ज़रूर मॉनिटर करें कि कहीं कोई हिंसात्मक चीज़ तो नहीं कर रहे हैं। आजकल वर्चुअल गेम्स वगैरह भी हैं वो सब। जी सर, गाजीपुर के यूथ खास करके महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के तहत अगर कोई आप संदेश देना चाहते हो तो? गाज़ीपुर के समस्त यूथ को और मिशन शक्ति के तहत मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि डरना नहीं है, बिल्कुल निडरता के साथ सामने आएँ। जो भी बदमाश हैं हमको बताएं और उनको हम ऐसा दंड देंगे कि मतलब उनका बिल्कुल सब लोग उनको याद रखेंगे और एक नज़ीर बनेगा। इसीलिए बिल्कुल खुल के सामने आए। बिल्कुल डर भय अगर किसी चीज़ का है तो बिल्कुल ना करें। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। हमने सभी स्कूलों में, व्यस्त स्थानों पे हमने एक कंप्लेंट बॉक्स रखवाया है। उस कंप्लेंट बॉक्स का मतलब यही है कि आप यूनैनिमिटी एनोनिमस होके आप उसमें अपनी कंप्लेंट उसमें डाल सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि आपकी पहचान उजागर ना की जाए तो वो भी ध्यान रखा जाएगा। आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं ताकि ऐसे शोधों पर हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। सर 1090 पर मदद तो जल्दी मिल जाती है महिलाओं को,
लेकिन देखिए तो मनचलों के जो हौसले हैं वो फिर भी बुलंद रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो हम उसको टैकल नहीं कर पाते? या देखिए, मैंने वही बताया आपको कि कई सारी सी चीज़ें, जैसे स्कूल वाली बात हुई, तो सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कि हम सामाजिक रूप से किस तरफ जा रहे हैं, हम बच्चों पर अपना कितना नियंत्रण रख रहे हैं, बच्चों से हम कितना बात कर रहे हैं, बच्चों की हम लोग कितनी काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें रहेंगी, देखिए मिशन शक्ति सिर्फ ये नहीं है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करें। महिलाओं का एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है, एक सतत प्रक्रिया है। महिलाएं खुद इतनी जागरूक हैं कि अपने एम्पावरमेंट के लिए सरकार और हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो लड़के हैं, ठीक है, लड़के जो हैं, आधी आबादी वो भी हैं, उनको महिलाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए कि घर में उनके भी माँ हैं, उनकी बहनें हैं, तो उनको उनके लिए जागरूक होना चाहिए कि अगर हमारी माँ और बहन के साथ कोई गलत हरकत करे तो हमें कैसा लगेगा। तो वही सोच के अगर हम लोग काम करेंगे और हम लोग सोचेंगे, मतलब समाज में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ समझें कि माँ और बहन वो सबकी है, तो सबकी माँ और बहन है, उसी हिसाब से उनसे हमें व्यवहार करना चाहिए। तो जब तक धीरे धीरे करके वो बदलाव आएगा, मिशन शक्ति में वो चीज़ भी है कि हम लड़कों की भी काउंसलिंग करें। वो काउंसलिंग हो रही है और मैं कहूँगा स्थिति पहले से सुधरी है। और बिल्कुल ऐसे लड़कों पे, क्योंकि अब कार्रवाई, दो चीज़ें होती हैं, एक तो समझाना होता है, दूसरा कार्रवाई। समझा तो हम रहे ही हैं, ठीक है, लेकिन अगर कार्रवाई भी होती रहेगी तो ऐसे लोग, अब जैसे सज़ा, मैंने बताया आपको, सज़ा ऐसे मामलों में जब हो रही है तो एक भय व्याप्त होता है समाज में कि अगर कोई इस तरह की घटना करेगा बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, तो उसको सज़ा भी होगी। पहले क्या होता था कि कोर्ट केसेस बहुत लंबे चलते थे, बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन क्योंकि प्रभावी पैरवी हुई, कोर्ट्स में भी बहुत इस चीज़ को ध्यान दिया गया, तो अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं कि और विवेचनाएं भी हमारी अच्छी हुई, ठीक है, फॉरेंसिक एविडेंसेस हमारे अच्छे कलेक्शन हुए, विभिन्न चीज़ें ऐसी हुई कि जिससे हम सज़ा कराने में, बड़ी सज़ा कराने में हम लोग सफल रहे हैं। सर, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए समाज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे NGOs, इस तरह के प्राइवेट संस्था बहुत सारे काम करते हैं। क्या पुलिस विभाग भी इस तरह का कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है? नहीं, बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ महिला बीट भी बटी हुई हैं, और तो महिला बीट कर्मी हमारी विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। स्कूल कॉलेजों में हम लोग लगातार महिलाओं के लिए अभियान चलाते रहते हैं। विभिन्न अभियान हमारे चल रहे हैं, मिशन शक्ति भी उसका उसी के एक तरह से उसका ही पार्ट है सब कुछ। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पे और एम्पावरमेंट। सर, एक जनसाधारण का प्रश्न था। आप पिछले 1 साल से ज़्यादा यहाँ जनपद में हैं और अतिक्रमण की जो समस्या पूरा शहर जूझ रहा है। एक छोटी सी घटना बताएंगे, उसके बाद हम लोग अगले राउंड में जाएंगे, ख़त्म करेंगे विषय को। मेडिकल कॉलेज से PG कॉलेज चौराहे तक 10-10, 15-15 फीट बाहर तक दुकानें निकाल के खोल रखे हैं लोग। 2 एम्बुलेंस एक साथ क्रॉस नहीं हो पाती। अगर इस क्षेत्र में कुछ हो जाता तो जनसाधारण इसमें बिल्कुल इसमें बात हुई है अन्य विभागों से, और उनसे हम सामंजस्य स्थापित करके अतिक्रमण पर विशेष अभियान जल्दी चलाए जाएंगे, और बहुत ही जल्दी हम लोग इस जनपद को और ख़ासतौर पे शहर को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। सर, हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। आपको कम शब्दों में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके, उसमें आपको जवाब देना। तो सर, क्या सुनकर डॉक्टर इरज राजा को बहुत गुस्सा आता है? जब कहीं गलत होता है, ठीक है, कोई इस तरह का अपराध होता है जिससे कि सामाजिक व्यवस्था ख़राब हो, और स्पेशली महिला संबंधी अपराध, तब इन सब चीज़ों से ज़्यादा गुस्सा आता है। पसंदीदा जगह जहाँ पर आप जाना चाहते हो लेकिन अभी तक गए नहीं? भारत मेरा लगभग पूरा घुमा हुआ है, लेकिन अंडमान निकोबार वगैरह मेरा रह गया है, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। डॉक्टर इरज राजा को किस चीज़ से डर लगता है सर, वाइफ को छोड़कर? डर मुझे किसी चीज़ से नहीं लगता है। किसी चीज़ से, मतलब अंधेरे से, किसी को जानवर से, इस तरह ऐसा कुछ नहीं, वो किसी प्रकार का भय नहीं है। ठीक है। और भ्रष्टाचार या हत्या, सबसे बड़ा अपराध क्या है? देखिए, दोनों ही अपराध हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह से सिस्टम को खोखला बनाता है, और हत्या किसी एक सगे संबंधी का जाना उसके लिए जीवन भर का उसको दुख दे जाता है। तो दोनों ही मेरे लिए बराबर चीज़ें हैं, और दोनों पे अलग अलग तरीके से हम लोग काम करते हैं। आपने 150 से ज़्यादा एनकाउंटर किया है, तो पहला एनकाउंटर आपने कब और कहाँ किया, याद है?
कि हम लोग जहाँ तक ध्यान है मेरठ में ही, क्योंकि मेरठ उस क्षेत्र में अपराध कुछ ज़्यादा था कुछ समय पहले, तो वहीं पर हम लोगों की कार्रवाइयाँ लगातार जारी थी और वहाँ पर अपराधी भी शातिर किस्म के थे, तो उसी समय वहीं पर हुआ था जहाँ तक मुझे ध्यान है। और उसके बाद से लगातार अपराधियों के विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। किसका प्रभाव सर आपके जीवन में जीवन पर या कहिए सबसे ज़्यादा रहा है? कोई महापुरुष सबसे या ऐसा कुछ? ज़्यादा मुझ पर मेरी दादी का प्रभाव रहा है, और दादी अब बीच में नहीं है हमारे, लेकिन आज भी मैं उनको डेली याद करता हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार भी मैं उनको करता हूँ और वो भी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। 2011 के इरज राजा और आज के डॉक्टर इरज राजा को क्या सलाह देंगे? मैं बस यही सलाह दूंगा कि चीज़ें बहुत मतलब मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे एग्ज़ाम को लेके दूंगा कि उस समय जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, उस समय मैंने भी कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी लोड लिया था, तो उतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, जीवन है, सब नौकरी है, सब एक उसका हमारा हिस्सा है जीवन का, तो इसीलिए अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। सर अंतिम प्रश्न, आपने दादी का नाम ले लिया, आपका जो नाम है ये बाहर लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है, और इस नाम में दादी का कुछ योगदान है, ये अगर जरा सा आप बता दें। इस नाम में मेरे दादाजी का योगदान है, और इस नाम का मतलब संस्कृत शब्द है ये, और इसका मतलब भगवान हनुमान जी पर है ये नाम, और इसका मतलब ही हनुमान जी होता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नवरात्र का समय और इतना व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला, तो इसके लिए विशेष धन्यवाद। और फिर चूँकि डॉक्टर इरज राजा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस गाज़ीपुर ने यूँ कहिए सारे सवालों के जवाब बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत मर्यादित तरीके से अपने जो उनका काम है उस मर्यादा में रहकर दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू आपको और आपकी पूरी टीम। तो नए गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।